यूएस के एक्शन के बाद भारत ने उपाय निकालना शुरू कर दिया है। जानेंगे आखिरकार 40 देशों के साथ क्या कर रहा है, तो वहीं यूएई भी साथ आया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिकी सरकार द्वारा भारत से आयात पर लगाए गए 50% टैरिफ के प्रभाव पर अब भारत ने काम करना शुरू कर दिया है। 25% टैरिफ को अब किस तरीके से भारत संभालेगा वो बहुत बड़ी बात है। खास तौर पर ये टैरिफ ज्वेलरी और फ्रूट प्रोसेसिंग को निशाना बना रहे हैं। फार्मास्यूटिकल्स, तकनीकी चीजों को छूट मिली हुई है। 25% टैरिफ को रूस से तेल खरीदने के जवाब में 50% कर दिया गया। इससे भारतीय आभूषण निर्यातकों को अमेरिकी बाजार से बाहर होने का खतरा है, क्योंकि लागत बढ़ जाएगी और फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में भी निर्यात प्रभावित हो रहा है। विशेषज्ञ स्टीफन इनस ने इसे भारतीय श्रम गहन निर्यातों के लिए एक बेदखली का नोटिस बताया है, जो दशकों से अमेरिकी बाजार पर निर्भर है। भारतीय कंपनियां यूएई में जॉइंट वेंचर्स और निवेश तेजी से बढ़ा रही हैं। आभूषण और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की कंपनियां यूएई में प्रोडक्शन केंद्र स्थापित करने का विचार कर रही हैं। सलाहकार फर्मों को टैरिफ घोषणा के बाद भारतीय फर्मों से पूछताछ में उछाल आया है। यूएई में प्रोडक्शन करने पर अमेरिकी टैरिफ केवल 10% रह जाता है, बशर्ते प्रोडक्शन में कम से कम 35 से 40% स्थानीय मूल्य वर्धन हो, जैसे कि अंतिम चरण का निर्माण, पैकेजिंग और वितरण। दुबई आधारित कांज ज्वेल्स का जिक्र है, जहां प्रतिनिधि अनाइल धनक ने कहा है कि उच्च सोने की कीमतों और टैरिफ अनिश्चितता के कारण जॉइंट वेंचर में रुचि नहीं है। एक फूड प्रोसेसिंग इकाई के सीईओ ने कहा कि पहले 25% टैरिफ के बाद भारतीय व्यवसाय आशावादी थे, लेकिन दूसरे 25% ने उन्हें यूएई में जॉइंट वेंचर या निवेश के लिए प्रेरित किया है। ओक्साना शुकार ने कहा कि जनवरी 2025 से भारतीय फर्में यूएई सेटअप के लिए 5% पूछताछ करती रही हैं, जो अब टैरिफ के कारण बढ़ सकता है। यूएई पहले से ही भारतीय व्यवसायों का केंद्र रहा है, जहां टेक्सटाइल, गारमेंट्स, धातु, इंजीनियरिंग गुड्स, रसायन, फार्मा और आईटी सेवाओं में मजबूती उपस्थित हुई है। यहाँ प्रोडक्शन से अमेरिकी बाजार में कंपटीशन बनी रहती है। कृष्णन रामचंद्रन ने कहा है कि ये लाभ तभी मिलेगा जब प्रोडक्शन और मूल्यवर्धन यूएई में हो। इस वर्तमान स्थिति का एक प्रमुख ऐतिहासिक उदाहरण साल 2018 का है, जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर स्टील पर 25% और एल्युमिनियम पर 10% टैरिफ लगाए। भारत, जो अमेरिका को स्टील का बड़ा आपूर्तिकर्ता था, इससे बुरी तरह प्रभावित हुआ। भारतीय स्टील निर्यात अमेरिका को 2017 में $1.5 बिलियन का था, लेकिन टैरिफ के बाद ये साल 2019 तक 40% गिर गया। टाटा स्टील, जिंदल स्टील जैसे भारतीय दिग्गजों को भारी नुकसान हुआ। भारत ने जवाबी टैरिफ लगाए, जैसे अमेरिकी बादाम, सेब, मोटरसाइकिल पर 20 से 25% की टैरिफ। लेकिन लंबे समय में कई भारतीय कंपनियों ने प्रोडक्शन स्थानांतरित करने का फैसला किया। उदाहरण के लिए टाटा स्टील ने यूरोप और एशिया में अपनी क्षमता बढ़ाई, जबकि कुछ ने अमेरिका में ही जॉइंट उद्यम स्थापित किए। इसी तरीके से विनिर्माण क्षेत्र में कंपनियों ने वियतनाम और मैक्सिको जैसे देशों में शिफ्टिंग की, जहां टैरिफ कम थे। साल 2018 के बाद भारतीय स्टील कंपनियों ने यूएई को एक हब के रूप में अपनाया। उदाहरण के लिए जिंदल स्टील एंड पावर ने यूएई में पार्टनरशिप बढ़ाई, जहां से मध्य पूर्व और अमेरिका के लिए निर्यात किया गया। इससे लागत कम हुई और टैरिफ से बचा जा सका। यह शिफ्टिंग ने भारतीय निर्यात को साल 2020 तक स्थिर करने में मदद की, लेकिन कुल मिलाकर $1 बिलियन से अधिक का नुकसान हुआ। जैसे आज आभूषण और खाद्य क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं, साल 2018 में धातु क्षेत्र था। दोनों ही मामलों में ट्रंप की नीतियां जिम्मेदार हैं और कंपनी का कम टैरिफ वाले देशों की ओर रुख कर रही हैं। ये उदाहरण दिखाता है कि ऐसे टैरिफ अस्थायी होते हैं, लेकिन शिफ्टिंग लंबे समय की रणनीति बन जाती है। वैसे यूएई की अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी द्वारा भारत की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ 15 वर्षीय एलएनजी की आपूर्ति से अनुबंध पर केंद्रित है। वैसे आपको बता दूं कि यहाँ पर यूएई की सबसे बड़ी तेल उत्पादक कंपनी एडीएनओसी द्वारा भारत की सरकारी कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ एक 15 साल का एलएनजी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। यह कॉन्ट्रैक्ट रुवैस में निर्माणाधीन नए निर्यात टर्मिनलों के लिए बाध्यकारी अनुबंध सुनिश्चित करने का हिस्सा है। एडीएनओसी का उद्देश्य वैश्विक एलएनजी बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करना है, विशेष रूप से एशिया जैसे उच्च मांग
वाले क्षेत्रों में। एडीएनसीओ 1 मिलियन टन एलएनजी प्रति वर्ष आईओसी को 15 वर्षों के लिए आपूर्ति करेगा, जो मुख्य रूप से रुवेस के निर्माणाधीन प्रोजेक्ट से आएगा। इसके अलावा एडीओनेस का डाउन आइलैंड चालन से आईओसी को अतिरिक्त 1.2 मिलियन टन प्रति वर्ष का कॉन्ट्रैक्ट अलग से है। ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कंपनी जर्मनी से मलेशिया तक विभिन्न देशों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही है। रुवेस प्रोजेक्ट जो साफ ऊर्जा से चलेगा, मध्य ऊर्जा का पहला कम कार्बन तीव्रता वाला एलएनजी प्लांट होगा। ये एआई जैसे एडवांस तकनीकों का इस्तेमाल करेगा, जो सुरक्षा, दक्षता और स्थिरता को बढ़ाएगा। प्रोजेक्ट में 4.8 मिलियन टन प्रति वर्ष की लिक्विफिकेशन ट्रेनें होंगी, जो कुल 9.6 मिलियन टन क्षमता वाली होंगी। अब तक प्रोजेक्ट के 9.6 मिलियन टन क्षमता का 8 मिलियन टन से अधिक अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को लंबी अवधि के लिए कॉन्ट्रैक्ट से प्रतिबद्ध किया गया है। भारत के लिए ये अनुबंध ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा, क्योंकि देश दशक के अंत तक गैस के हिस्से को अपनी ऊर्जा मिश्रण में दोगुना करने का योजना बना रहा है। हालांकि बुनियादी ढांचे के बाधाओं से विस्तार सीमित हो रहा है। यूएई के लिए ये एडीओएनसी की क्षमता 15 मिलियन टन प्रति वर्ष तक दोगुना करने में मदद करेगा। एडीओएनसी गैस ने नवंबर 2024 में घोषणा की थी कि वह 2028 के दूसरे छमाही में एडीएनओसी की 60% हिस्सेदारी को लागत पर अधिकृत करेगा। यह अनुबंध सितंबर 2024 में साइन हुए प्रारंभिक समझौते को अंतिम रूप देता है। राशिद खलफान अल माजरूई, एडीएनओसी के मार्केटिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, ने कहा कि यह लंबी अवधि का अनुबंध यूएई और भारत के बीच मजबूत ऊर्जा संबंधों को रेखांकित करता है। रुवेस एलएनजी प्रोजेक्ट के माध्यम से एडीओएनसी वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए अधिक कम कार्बन गैस प्रदान करना जारी रखेगा। ये साल 2022 में साइन हुए यूएई भारत व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की सफलता को भी दिखलाता है, जो द्विपक्षीय व्यापार और ऊर्जा के सहयोग को बढ़ा रहा है। खैर, पीयूष गोयल भी अभी जल्द ही यहाँ मिलने वाले हैं, जो भारत और यूएई के साथ संबंधों के साथ साथ व्यापार की भी बात करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ जो भारत के ऊपर टेक्सटाइल के लिए लगे हुए हैं, 40 प्रमुख देशों को निर्यात करने के लिए अब भारत आगे बढ़ रहा है। टेक्सटाइल क्षेत्र जो 45 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार देता है, अमेरिकी बाजार पर भारी निर्भर है। अमेरिका ने भारतीय प्रोडक्टों पर 50% टैरिफ लगाए हैं। अप्रैल निर्यात पर 63.9 ड्यूटी जा शामिल है। इससे भारतीय निर्यातक बांग्लादेश, वियतनाम, मैक्सिको, मध्य अमेरिका जैसे कॉम्पिटिटरों से 30 से 35% महंगे हो जाएंगे। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल निर्यात गंतव्य है, जो पिछले वर्ष 10.8 अरब डॉलर का हिस्सा था। कुल मिलाकर ये टैरिफ 48 अरब डॉलर से अधिक के भारतीय निर्यात को प्रभावित करेंगे, जिसमें टेक्सटाइल के अलावा रत्न और आभूषण, झींगा, चमड़ा, जूते, पशु प्रोडक्ट, रसायन, विद्युत और यांत्रिक मशीनरी शामिल है। उद्योग विशेषज्ञों का अनुमान है कि यदि टैरिफ बने रहे तो अप्रैल क्षेत्र में 15 से 20 लाख नौकरियां जा सकती है। नई दिल्ली में 40 प्रमुख बाजारों में समर्पित आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रांस, इटली, स्पेन, नीदरलैंड, पोलैंड, कनाडा, मैक्सिको, रूस, बेल्जियम, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल हैं। ये 40 देश सामूहिक रूप से 590 अरब डॉलर से अधिक के टेक्सटाइल और अप्रैल आयात करते हैं, जबकि भारत का वर्तमान हिस्सा केवल 5 से 6% है। भारत को गुणवत्ता, स्थिरता और नवीनतम टेक्सटाइल प्रोडक्टों का विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित करना टारगेट है। भारतीय उद्योग समूह निर्यात, संवर्धन और विदेशी मिशन इस प्रयास का नेतृत्व करेंगे। अधिकारियों का कहना है कि ये 40 बाजार विविधीकरण की असली कुंजी है। वाणिज्य मंत्रालय के महानिदेशक सामान्य वाणिज्य, खुफिया एवं सांख्यिकी के डेटा के अनुसार ये टेक्सटाइल निर्यात 3 अरब डॉलर तक पहुंचा है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5% की वृद्धि है, जो अपने आप में बता रहा है कि भारत अब विविधीकरण की तरफ बढ़ रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।